जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो जो है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि एवं सामाजिक दृष्टि दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज हम बात करेंगे इतिहास के उन दो महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जिन्होंने समूचे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उसको मुस्लिम नियंत्रण में ला दिया था। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो बात करने वाले हैं, आई थिंक आप अंदाज़ा लगा चुके हैं, हम बात करने वाले हैं तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध की। ठीक है, अगर तराइन की बात की जाए तो ये आपके हरियाणा के करनाल ज़िले में है और दिल्ली से बात की जाए तो लगभग 113-14 किलोमीटर दूर है। इसको तरावड़ी भी हम कहते हैं। तो तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। तराइन के युद्ध की अगर बात की जाए इन दोनों युद्धों की, तो ये दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। और अगर मैं बात करूं मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी जो था वो गजनबी वंश के जो अंतिम शासक था उसको हराकर लाहौर की गद्दी पर ये बैठा था। और गौरी जो था उसका उद्देश्य था भारत पे आक्रमण करके यानी लूटपाट करना। और उसने 1190 में संपूर्ण पंजाब पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और वो भटिंडा से अपना साम्राज्य जो था वो चलाता था। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के राजा थे। इनके पिता जो थे वो सोमेश्वर थे, ये भी चौहान वंश के राजा थे। और इनकी माता का नाम था कर्पूरा देवी। अगर मैं बात करूं इनके पिता का जो देहांत था वो हो गया था तब इनके जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान मैं तृतीय की बात कर रहा हूँ क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के रूप में जाना जाता था। तब इनकी उम्र जो थी, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, तब सिर्फ 11 वर्ष की आयु के थे पृथ्वीराज चौहान। और उस समय उन्होंने क्या किया था, अपनी माँ के साथ ये राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि तराइन के प्रथम युद्ध के कारण क्या है, क्यों ये युद्ध हुआ था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो, अगर मैं बात करूँ उत्तर भारत में, तो अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, और उस समय इनका जो उद्देश्य था वो था कि कैसे भी पंजाब पर, समूचे पंजाब और लाहौर वाले क्षेत्र पर कब्जा किया जाए। तो उस मोहम्मद गौरी जो था वो उस समय पंजाब पे उसका शासन था। और पृथ्वीराज चौहान अच्छे से जानते थे अगर हम इस पर कब्जा करेंगे तो मोहम्मद गौरी के साथ उन्हें युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब पर की ओर अपनी सेना का कूच किया, तो उसी दौरान क्या होता है कि जो एक अनहिल बाड़ा जगह है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जो ये उनके ही क्षेत्र में आता था, तो वहाँ पर क्या होता है कि विद्रोह शुरू हो जाता है और वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो जाता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए जब पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर जाते हैं, उसी बीच मोहम्मद गौरी क्या करता है, इसका फ़ायदा उठाता है और वो सरहिंद के किले पर पुनः क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब जब सरहिंद के किले पे कब्जा कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान को अनाउंस कर दिया कि अब क्या करेंगे कि अब तराइन में युद्ध होगा। तो फाइनली क्या होता है, 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो तराइन के युद्ध में एकत्रित होती है, जो सरहिंद किले से मोस्टली 13 या 14 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और उस तरावड़ी के मैदान में जब ये दोनों सेनाएं एकत्रित होती हैं तो हाल ये होता है, मंजर आपको देखने में नजर आएगा कि उस समय जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके साथ बनारस या जो कन्नौज के राजा जयचंद थे वो भी उनके साथ थे। तो यानी बनारस और कन्नौज के राजा जयचंद और प्लस पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों की सेनाएं एक साथ और एक साथ मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। तो उस युद्ध में हाल ये होता है कि मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जब घायल हो जाता है तो उसके एक सैनिक की दृष्टि जो है, वो युद्ध लड़ रहा है, उसकी नज़र पड़ती है। जब देखा कि गौरी घायल हो चुका तो वो क्या करता है, जैसे गौरी घायल अवस्था में गिरने वाला होता है तो उसको जो सैनिक होता है वो कमान संभाल लेता है घोड़े की और वो उससे निकल के भाग जाते हैं। अब जैसे ही ये सेना वहाँ से मोहम्मद गौरी भागता है तो ये पूरी जो सेना है वो कैसी हो जाती है, नेतृत्व विहीन हो जाती है। कोई भी बिना राजा के सेना लड़ रही होती है युद्ध में। तो उस दौरान क्या होता है, पूरी सेना में खलबली मच जाती है। और ये कहा जाता है कि उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को इतनी बुरी तरह से मारा था, जैसे आलू टमाटर की तरह हम काटते हैं ना, तो वैसे ही काटते चले गए। और जब वो सेना वापस सुर्की की ओर भागी तो लगभग 80 मील की दूरी तक पृथ्वीराज चौहान की सेना ने क्या किया, उनको खदेड़ा था। ठीक है, और इस युद्ध में लगभग 7 करोड़ की संपदा जो है वो प्राप्त हुई थी पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान ने वो 7 करोड़ की पूरी जो संपदा थी वो अपने जितने भी बहादुर सैनिक थे उनमें उसको वितरित कर दिया था। ठीक है,
अब इसी बीच क्या होता है, ये तो था तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था और यहाँ पृथ्वीराज विजयी हो जाते हैं। और ये जो था मोहम्मद गौरी जो इससे था वो हर हालत में इससे बदला लेना चाहता था और वो ढूंढ रहा था कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा उन व्यक्तियों का एक समूह जो कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो। और इसी दौरान होता है कि हमारे इतिहास में कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि संकट के इस घोर तिमिर में कैसे जीता जाए युद्ध, दूजी ओर गद्दार खड़े हैं साथ में उनके हैं जयचंद। अब यहीं पे कहा जाता है, कुछ लोग जयचंद को गद्दार कहते हैं या भी पाले जाते हैं, तो उसमें गद्दार की बात आती तो कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है, उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जयचंद जो थे वो कन्नौज के राजा थे और ये भी राजपूत वंश के थे। और ये भी बात की जाए चौहान जो थे ये इनको राजपूत जो चंद्रवरदाई था उनके दरबारी जो कवि थे उन्होंने राजपूत राजा के रूप में सम्मानित मतलब उपाधि दी थी पृथ्वीराज चौहान को। तो जो आपका राजा जयचंद थे जो कन्नौज के, उनकी बेटी थी संयोगिता, ठीक है, और उनका इनके साथ यानी पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रेम था। और उसी दौरान जब ये बात जयचंद को पता लगती है तो जयचंद इससे बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और उन्होंने क्या किया, स्वयंवर रचवाया था। स्वयंवर में सारे राजा बुलाए थे, पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया गया था। लेकिन संयोगिता ने क्या किया था, बोला था कि हम पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करेंगे, तो उनके पुतले के साथ विवाह कर लिया था और बाद में पृथ्वीराज चौहान वहाँ से उन संयोगिता को भगा ले आए। तो जब जयचंद की बेटी को भगा ले गए तो जितने भी राजपूत राजा थे वो सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान से खिलाफ हो गए और जयचंद भी बहुत ज़्यादा इसके प्रतिशोध में था और वो बदला लेने को तैयार था हर हाल में। और इसी दौरान उसने क्या किया, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया कि वो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ें और क्या हो कि हम उनका साथ देंगे। अब क्या होता, 1192 में मोहम्मद गौरी को एक मौका मिल गया। मोहम्मद गौरी ने युद्ध लड़ा, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में होता है। याद रखना किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और यहाँ पर जो जयचंद की सेना थी वो मोहम्मद गौरी का साथ देती है और इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर वो अफगानिस्तान ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। और इसी बीच जब क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है तो पृथ्वीराज चौहान के हारने जिस राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर भी वहीं पे निकट है, या जिसको हम चंदावर के युद्ध में क्या किया जाता है, 1194 में जो राजा जयचंद थे और उस राजा जयचंद को क्या करता है, मोहम्मद गौरी मार देता है। और एक मारते हुए एक लाइन बोलता है जो हमें आज के समाज में भी समझना जरूरी है, सामाजिक दृष्टि से भी इसका उद्देश्य है। और वो लाइन ये है कि जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, प्रेम विवाह था और उनका एक तरह से वो ले गई, लेकिन एक तरह से वो दामाद था, उनकी बेटी का पति थे पृथ्वीराज चौहान, तो जयचंद को उनका साथ देना चाहिए। तो जयचंद ने उनका साथ नहीं दिया। तो 1194 में क्या हाल हुआ, उनका शीश काट दिया मोहम्मद गौरी ने। और ये लाइन बोली थी कि जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी बीच जब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को ये अफगानिस्तान ले जाते हैं और बंदी बना के रखते हैं जेल में। तो मोहम्मद गौरी ने कुछ समय बाद वहाँ पर क्या है, प्रतियोगिता का आयोजन किया था, तीरंदाजी प्रतियोगिता। और पृथ्वीराज चौहान ने भी क्या किया, इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई। और ऐसे में मोहम्मद गौरी ने मजाक बनाते हुए कहा कि ये जो अंधे लोग, अंधे कैसे थे, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही तेज़ तर्रार नज़र वाले थे और बहुत ही कुशल प्रशासक थे और वो अपने पूरे प्रशासन में तेज पैनी नज़र बना के रखते थे। और उसी जब ये मोहम्मद गौरी जो था वो उनकी आंखें देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता था, डर जाता था। तो इसने क्या किया था, गरम गरम सरिया से उनकी दोनों आंखें फोड़वा दी थी पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गौरी ने। तो इस तरीके से वो अंधे हो चुके थे। अब कहा कि अंधे जो लोग हैं वो तीरंदाजी कैसे करेंगे, तो उनके जो दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई वो भी साथ में थे और चंद्रवरदाई से बहुत अच्छी मित्रता भी थी पृथ्वीराज चौहान की। तो चंद्रवरदाई ने कहा कि हमारे जो राजा हैं, सम्राट हैं, उनको शब्द भेदी बाण चलाना आता है। तो मोहम्मद गौरी ने ऐसा पहली बार सुना था कि भाई शब्द भेदी बाण क्या होता है, कि सिर्फ आवाज़ सुनकर वो वहाँ पर बाण मार देते हैं। तो ऐसे में गौरी ने उनको स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, ये भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और पृथ्वीराज चौहान को एक मौका मिल गया मोहम्मद गौरी को मारने का। और जब ये मैदान में खड़े होते हैं तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए, तो मोहम्मद गौरी ने प्रदर्शन देखने की बात कही। तो यहाँ पर चंद्रवरदाई ने कविता के रूप में एक
छोटी सी दो लाइन बोली थी और उन लाइन के थ्रू पूरा पोजीशन बताई थी कि स्थिति क्या है, इस समय कहाँ पर गौरी बैठा हुआ है। और तब जाके राजा जो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने बाण से सीधा उसको मोहम्मद गौरी के सीने में बाण मारा था। और कई जगह ये कहा था कि मोहम्मद गौरी बच जाता है, और कई जगह ये है भी, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा आपको, कि मार देते हैं सीने में और वहाँ पे मोहम्मद गौरी मर जाता। तो लाइन क्या थी, चंद्र बरदाई ने बोला था, स्थिति बताते हुए क्या लाइन बोली थी, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और ये वो लाइन थी, उन्होंने बताया कि 4 बांस और 24 गज, उसके बाद 8 अंगुल के ऊपर सुल्तान बैठा एक तख्त पे। तो क्या करें, ये अच्छा मौका है, मत इसको चूको महाराज। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान बाण मारते हैं और वहीं पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा कि इस पूरे तराइन के 2 युद्ध मैंने बताया, 1192 और 1191 में पहला युद्ध होता है, 1192 में द्वितीय युद्ध होता है। और उसके बाद घटना क्या होती है कि यहीं पे चंद्र बरदाई की अगर मैं बात करता हूं, तो जब मोहम्मद गौरी को बाण मारा था, उन दोनों लोगों को पता था कि हम बचेंगे नहीं, तो पहले से योजना बना ली थी कि हम एक दूसरे का सर्कलम कर देंगे। और जैसे ही बाण छोड़ते हैं मोहम्मद गौरी को लगता है, चंद्र बरदाई जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान का गला काट देते हैं तलवार से, और पृथ्वीराज चौहान चंद्र बरदाई का काट देते हैं। और इस तरीके से इतिहास में पृथ्वीराज चौहान, और जो कि अंतिम हिंदू शासक हैं, जो उनका उत्तर भारत के अंतिम हिंदू शासक का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और ये जो घटना थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वो कहते हैं कि धोखा देकर कभी भी कोई भी धोखा देकर कोई नहीं बचता इस ज़िंदगी में, किसी ना किसी की बद्दुआ काम ही आ जाती है। तो जयचंद ने धोखा दिया तो जयचंद भी नहीं बचे। 1194 में चंदावर के युद्ध में वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है और पूरा तहस नहस कर देता गौरी। और यहीं से भारत में पहली बार मुस्लिम नियंत्रण के तहत मोहम्मद गौरी जो था, उसी का एक गुलाम था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और वहीं से दिल्ली सल्तनत पर पहले वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है गुलाम वंश 1206 में। तो मैंने बताया था कि ये 2 युद्ध इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं युद्धों के बाद क्या हुआ, भारत में दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।